ऑडियो भाग 6 पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी शारदा मणि माता काली का श्रृंगार अलंकार बड़े प्रेम पूर्वक करती थीं। इस कार्य में अन्य महिलाएं भी सहायता करती और प्रतिमा को अलंकृत करने में प्रसन्नता अनुभव करती। इन्हीं महिलाओं में एक ऐसी भी थी जो कुल की दृष्टि से भी और शील की दृष्टि से नीची समझी जाती थी। माता शारदा मणि यह सब जानती थी, पर उन्होंने कभी उस महिला को रोका नहीं, वरन अन्य संभ्रांत महिलाओं की तरह ही उसे आदर दिया और अलंकार विधि में प्रेम पूर्वक भाग लेने दिया। एक कुलीन महिला ने माताजी से कहा, अमुक स्त्री नीच कुल की गिरे चरित्र की है, उसे आप माता की प्रतिमा छूने न दिया करें, उसे मंदिर से बाहर ही रखा करें। शारदा मणि ने कहा, पुत्री, गंगा में सभी स्नान करते हैं, उन नहाने वालों में मैले और मलिन भी होते हैं, पर इससे गंगा की न तो पवित्रता नष्ट होती है और न तो महिमा घटती है। जो गिरता है अपने ही दोषों से गिरता है, स्पर्श किसी को गिरा नहीं सकता। फिर पापनाशिनी माता की पुण्य प्रभा उस महिला के स्पर्श से कैसे मलिन हो जाएगी। कहने वाली महिला की समझ में उसकी भूल आ गई। उसने अपने विचार बदल दिए और शारदा मणि से क्षमा मांगी। परिश्रम करना गौरव की बात। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के समय एक नगर में किलेबंदी हो रही थी। अनेक सैनिक एक दीवार पर लकड़ी का लट्ठा चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु वह चढ़ नहीं रहा था। उनका नायक दूर से ही उत्साहित कर रहा था और कभी डांट देता था। इतने में एक घुड़सवार उधर से निकला। वह रुका और नायक से कहा, जरा आप भी हाथ लगाइए ना, लकड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। नायक ने सवार की ओर आंख तरेर कर कहा, जानते नहीं मैं इस टुकड़ी का नायक हूँ, भला ऐसा छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। सवार ने उतरकर सैनिकों की मदद की और लट्ठा बात की बात में चढ़ा दिया। घोड़े पर सवार होते समय नायक ने उसे धन्यवाद दिया। सवार ने कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं महाशय, जब भी ऐसे काम में सहायता की जरूरत हो अपने प्रधान सेनापति को संदेश भेज देना, वह परिश्रम का गौरव जानता है। सच्चा आत्मसमर्पण करने वाली देवी। थाईलैंड ग्रीनलैंड पार्क में स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी भाषण हुआ। उन्होंने संसार के नवनिर्माण की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए कहा, यदि मुझे सच्चा आत्मसमर्पण करने वाले 20 लोक सेवक मिल जाएं, तो दुनिया का नक्शा ही बदल दूं। भाषण बहुत पसंद किया गया और उसकी सराहना भी की गई, पर सच्चे आत्मसमर्पण वाली मांग पूरा करने के लिए एक भी तैयार ना हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी सोकर उठे तो उन्हें दरवाजे से सटी खड़ी एक महिला दिखाई दी। वह हाथ जोड़े खड़ी थी। स्वामी जी ने उनसे इतने सवेरे इस प्रकार आने का प्रयोजन पूछा तो उसने रुंधे कंठ और भरी आंखों से कहा, भगवान, कल आपने दुनिया का नक्शा बदलने के लिए सच्चे मन से आत्मसमर्पण करने वाले 20 साथियों की मांग की थी। 19 कहाँ से आएंगे यह मैं नहीं जानती, पर एक मैं आपके सामने हूँ। इस समर्पित मन और मस्तिष्क का आप चाहें जो उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद गदगद हो गए। इस भद्र महिला को लेकर वे भारत आए। उसने हिंदू साध्वी के रूप में नवनिर्माण के लिए अनुपम कार्य किया। उसे कौन नहीं जानता। वह महिला की थी भगिनी निवेदिता। पूर्व नाम था मिस नोबेल। आत्मबल ही चमत्कार है। आज मुगल दरबार में विशेष हलचल थी।
संधि वार्ता हेतु सिखों के सम्माननीय गुरु गोविंद सिंह जी आज आमंत्रण पर पधारे थे। उनके गुरु शब्द से एक मौलवी के मन में रोष था। वह सोचता था, सेना संचालन, युद्ध आदि के कार्य से संत गुरु का क्या संबंध। उसने उनके आध्यात्मिक स्तर पर चोट करने के विचार से प्रश्न कर दिया, महाराज आप गुरु हैं, अपने नाम की सार्थकता के उपयुक्त कुछ चमत्कार दिखलाएं। गुरु गोविंद सिंह हंसे, बोले, मौलवी जी, चमत्कार तथा आध्यात्मिकता का कोई विशेष सीधा संबंध नहीं है। गुरु का काम चमत्कार दिखाना नहीं, शिष्यों का सही मार्गदर्शन करना होता है। पर मौलवी जी ने पुनः आग्रह किया, कोई चमत्कार तो दिखाएं ही। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार ही देखना है तो आंखें खोलकर देख लो। ईश्वर ने चारों ओर बिखेर रखे हैं। यह पृथ्वी, आकाश, तारे, वायु सभी चमत्कार हैं। पर मौलवी का आग्रह था मनुष्य का चमत्कार दिखाने हेतु। गुरुजी ने पुनः समाधान किया, अपने शहंशाह का चमत्कार देख लो ना, किस प्रकार एक व्यक्ति की शक्ति पूरे राज्य में काम करती है। पुनः आग्रह हुआ, वह नहीं, अपनी सीमा में कुछ चमत्कार दिखाएं। गुरु गोविंद सिंह जी के माथे पर बल पड़ गए। बिना रुके वे तड़पकर खड़े हो गए। म्यान से तलवार निकालकर कड़वी आवाज में बोले, मेरे हाथ का चमत्कार देखने की शक्ति यदि तुझ में है तो देख, अभी एक हाथ से तेरा सिर अलग हुआ जाता है। मौलवी जी को पसीना छूट गया। यदि स्वयं शहंशाह उनको नम्रतापूर्वक रोक कर हाथ पकड़कर अपनी बगल में न बिठालते तो मौलवी साहब खुदा बंद के दरबार में पहुंच चुके होते। आत्मविश्वास की शक्ति। महामनीषी डिकेंस बचपन से ही निबंध लिखने के बड़े शौकीन थे, किंतु वे स्वयं लिखकर स्वयं ही फाड़ दिया करते थे। उन्हें मन में यह विश्वास ही नहीं जाग पाता था कि वे अच्छे स्तर के होंगे। अभी चार्ल्स को शिक्षा ग्रहण करते हुए 4 वर्ष ही बीते थे कि उनके पिता को किसी से लिया हुआ कर्ज न चुका सकने के कारण जेल जाना पड़ा। अब तो घर पर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। खाने के भी लाले पड़ने लगे। चार्ल्स डिकेंस को लंदन की एक अंधेरी कोठरी में स्थित किसी छोटे से उद्योग में लेबल चिपकाने का काम करना पड़ा। उसके साथ 2 लड़के और रहते थे उसी स्थान पर। अब भी उसका यही क्रम रहता। रात को सबके सो जाने पर वह निबंध लिखता और तह खाने में छुपा देता। एक दिन अकस्मात ही उसने देखा कि उसका एक निबंध मासिक पत्रिका में छपा है और उसके साथ ही प्रशंसात्मक टिप्पणी भी प्रकाशित की थी। संपादक ने अपनी ओर से पढ़कर चार्ल्स को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रोत्साहन के वे शब्द कि तुम्हारा मस्तिष्क निबंध लिखने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, उसका जीवन मंत्र ही बन गए। इससे उसके अंदर अपने प्रति आत्मविश्वास जाग पड़ा और इतनी प्रगति की कि वे अपने समय के सबसे बड़े निबंध लेखक बन गए। सहायता का आनंद विजय से बढ़ा। सन 1908 के ओलंपिक में यह विश्वास था कि अमेरिका का खिलाड़ी रेक्टर स्प्रिट स्वर्ण पदक जीतेगा। उसका प्रतिस्पर्धी था दक्षिणी अफ्रीका का वॉकर। दोनों ही स्वर्ण पद प्राप्त करने की लालसा से अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे थे। वॉकर ने स्टैंडिंग स्टार्ट नामक पद्धति का अभ्यास किया था, जो धीमी होता है। पर जब लोगों को पता चला कि रेक्टर क्राउच स्टार्ट पद्धति के अभ्यास में लगा है तो सबको यह आशा हो गई कि रेक्टर अवश्य विजय प्राप्त करेगा। क्राउच स्टार्ट की तकनीक से वॉकर अनभिज्ञ था। वह चाहता यह था
कि यदि कई पद्धतियों का अभ्यास कर लिया जाए तो विजय श्री आसान हो सकती है। वह अपने प्रतिस्पर्धी रेक्टर के पास गया और बड़े संकोच से कहा, क्या आप मुझे भी क्राउच स्टार्ट तकनीक का अभ्यास करवा देंगे? वैसे प्रतिस्पर्धा के लिए तो केवल 1 सप्ताह ही शेष रह गया है। रेक्टर ने कहा, क्यों नहीं, और वह बड़े अच्छे ढंग से उस तकनीक को सिखाता रहा तथा अपना अभ्यास भी करता रहा। प्रतिस्पर्धा का समय भी आ गया। अरे, यह क्या देखने को मिला? वाकर ने बहुत थोड़े अंतर से ही रेक्टर को पराजित कर दिया, सो भी क्राउच स्टार्ट नामक तकनीक से, जो कि उसने रेक्टर से सीखी थी। हारने के बाद रेक्टर को अनेक व्यक्तियों ने घेर कर पूछा, आपने अपने प्रतिस्पर्धी को ही अपनी तकनीक सिखाकर जोखिम क्यों ली? देखा, अपनी हार के लिए आप स्वयं उत्तरदायी सिद्ध हो गए। रेक्टर ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाइयों, एक विजेता के प्रशिक्षण में हाथ बटाने का आनंद स्वयं जीतने के आनंद से कहीं बड़ा होता है। लगन का फल। जिन दिनों पंजाब भर में उर्दू और फारसी का जोर था, हिंदी की ओर किसी का ध्यान भी न था। उन दिनों गोविंद गणेश दत्त जी ने हिंदी प्रचार का व्रत लिया कि वे नियमित रूप से लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। यह काम बड़ा कठिन था, कोई पढ़ने को ही तैयार न होता था। निदान उन्होंने एक टूटा कनस्तर हाथ में लेकर लायपुर के सारे शहर में स्वयं यह मुनादी की कि जो भाई हिंदी पढ़ना चाहे निःशुल्क हिंदी पढ़ाई जाएगी। मुश्किल से कुछ छात्र मिले तो उनको पढ़ाने के लिए जगह का प्रबंध न हुआ। इस पर उन्होंने एक खुले स्थान पर बैठकर मिट्टी के तेल की कुप्पी के प्रकाश में अपनी हिंदी पाठशाला आरंभ कर दी। उनकी यह पाठशाला कुछ समय बाद हाई स्कूल बन गई। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने भारत विभाजन होने से पूर्व पंजाब में 60 डिग्री कॉलेज, 150 इंटर कॉलेज, 100 कन्या पाठशालाएँ, 100 मिडिल स्कूल और 4 ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित किए, जो अब तक बड़ी शान से चल रहे हैं।